हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होगा। बीकॉम पार्ट थर्ड के सीरीज में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक को पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और आज आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आपके क्लास से संबंधित मटेरियल लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आईकॉम, बीकॉम एंड यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। तो आपको अपने क्लास का मटेरियल ढूंढने में कठिनाई नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने क्लास के मटेरियल को ढूंढ सकते हैं, वीडियो को ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा आज का टॉपिक होगा एडवांटेज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के लाभ एवं महत्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसे किस लिए बनाया जाता है। बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने देखा था। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का किसी भी फर्म के लिए क्या लाभ है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, इसका अलग अलग ग्रुप के लिए इसका लाभ होता है, इसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे उत्पादक के लिए, कर्मचारी के लिए, ये सभी तरह के लोगों के लिए अलग अलग इसका अपना उपयोगिता होता है, इसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो उन सभी के लिए जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो इसका एडवांटेज है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है उनके लिए इसका क्या लाभ है। तो इसे देखिए, जो भी कोई उत्पादन करता है, जो भी कोई प्रोड्यूसर है, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका क्या एडवांटेज उनको मिलता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब कोई भी उत्पादक किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करता है तो उनको बहुत सारे पहलू पे ध्यान रखना जरूरी है, बहुत सारे पहलू पे उनको कंट्रोल रखना जरूरी होता है। तो उससे उनके फर्म को लाभ होता है, उससे उनका फर्म बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और डाउनफॉल में नहीं जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए क्या इसका एडवांटेज होगा, क्या इसका इम्पोर्टेंस होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कंट्रोल ऑन मटेरियल, सामग्री पर नियंत्रण। दोस्तों, जो उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से एकदम गहनता से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि रॉ मटेरियल बर्बाद नहीं जाए, वेस्टेज नहीं जाए। तो इस प्रकार से कोई भी उत्पादक अपने यहाँ मटेरियल पर नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है। अगर मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रखा जाए तो हो सकता है वेस्टेज ज़्यादा जाए और प्रोडक्शन कम हो, तो इससे फर्म को लॉस होगा, फर्म डाउनफॉल में जाएगा। तो इसलिए किसी भी उत्पादक के लिए मटेरियल पे कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। जो उत्पाद हो रहा है उस पर भी कंट्रोल रखना होता है ताकि वो कम नहीं हो, और जो रॉ मटेरियल है उस पर भी कंट्रोल रखना होता है ताकि वो वेस्टेज नहीं जाए। दोस्तों, दूसरा है कंट्रोल ऑन लेबर, कंट्रोल ऑन लेबर। इसके माध्यम से कोई भी उत्पादक अपने लेबर पे कंट्रोल रखते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें आती है, जैसे जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उनका जो टाइमिंग है वो अन्य गतिविधि में वेस्ट नहीं हो, अन्य गतिविधि में बर्बाद नहीं हो। साथ ही साथ उनका जो वर्क का जो टाइमिंग है वो प्रॉपरली प्रोडक्शन पे लगे और वो किसी भी अन्यत्र गतिविधि में अपना समय नष्ट नहीं करे, ताकि उत्पादन अधिक हो सके। तो ये कंट्रोल ऑन लेबर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, व्यय पर नियंत्रण। अर्थात जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं और व्यय पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, एक्सपेंस पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो हो सकता है कि हम लाभ से ज़्यादा एक्सपेंस कर दें, प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सपेंस कर दें। तो उस परिस्थिति में फर्म को हानि का सामना करना पड़ सकता है।
तो किसी भी उत्पादक के लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उस प्रोडक्शन से संबंधित जो भी एक्सपेंसेज है, जो भी ओवरहेड है, उसको कंट्रोल करके रखे और अनावश्यक जो अनवांटेड एक्सपेंसेज हो, ओवरहेड हो, वो फर्म में नहीं हो पाए। तो इससे फर्म को लाभ होता है और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक ऐसा अकाउंटिंग है जो सभी एक्सपेंसेज और ओवरहेड को अलग अलग क्लासिफाइड करता है, अलग अलग वर्गीकृत करता है, ताकि पता चल पाए कि किस मद पे, किस पॉइंट पे कितना एक्सपेंस हुआ है और उसमें उत्पादक एनालिसिस करता है कि ये एक्सपेंसेज सही है या गलत, ज़्यादा है या नहीं। तो इस तरह से एक्सपेंस पे कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे फर्म को अधिक लाभ हो और फर्म उत्पादन क्षमता अपना बढ़ाकर निरंतर चलते रहे। दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ मशीन, यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण। दोस्तों इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में मशीन बहुत अधिक पावर के लगे होते हैं, लेकिन विभिन्न गतिविधियों के कारण उत्पादन कम हो, तो उस पर कॉस्ट अकाउंटिंग का एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि आखिर क्या रीजन है जो इतने पावर का मशीन होने के बाद भी उत्पादन कम हुआ है। तो इस तरह से हम मशीन पे नियंत्रण रख सकते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षमता के अनुसार ये भी हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हमारा मशीन ओवरलोड के कारण खराब नहीं हो, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये सारे बिंदु पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का निर्धारण। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम विक्रय मूल्य तभी निर्धारित कर पाएंगे जब हम ये जान पाए कि उस पर हमारा लागत क्या आया है, उस पर कॉस्टिंग एक्सपेंस क्या आया है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो हम एक प्रभावपूर्ण सेलिंग प्राइस नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस निर्धारित करने के लिए हमको उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तत्पश्चात कुछ प्रतिशत उस पर ऐड करके जो मेरा लाभ होगा उसका विक्रय मूल्य हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हम समझें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य का निर्धारण। दोस्तों किसी भी टेंडर प्राइस का डिटर्मिनेशन के लिए पिछले वर्ष के उस कार्य पे हुए एक्सपेंस को देखना पड़ता है और उस एक्सपेंस के अनुसार ही हम उसके नेक्स्ट टेंडर प्राइस को निर्धारित कर पाते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से पूर्व के वर्षों में अगर किए गए एक्सपेंस, किए गए उसका खर्च अगर हम नहीं देख पाते हैं तो हम टेंडर प्राइस का निर्धारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये टेंडर प्राइस के डिटर्मिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, निविदा मूल्य के निर्धारण में काफ़ी सहायक होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत की तुलना। जैसे कोई भी प्रोडक्शन हाउस है वो पिछले वर्ष के लागत और करेंट वर्ष के, वर्तमान वर्ष के लागत का स्टडी करते हैं, देखते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हम 2 वित्तीय वर्षों के प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालिसिस करके उसको देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह से हम कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं अन्य वर्षों के तुलना करके, स्टडी कंपैरेटिव करके। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, नीति निर्धारण में सहायक। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी फर्म हैं वो बहुत सारे नीति निर्धारण करते हैं अपने व्यवसाय को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए। तो उस परिस्थिति में जो नीति निर्धारण होता है वो फर्म से संबंधित सभी पहलू को देखकर ही नीति निर्धारित किया जाता है और उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का महती भूमिका होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के एनालिसिस से ही हम ये जान पाते हैं कि हमें किस बिंदु पे क्या सुधार करना है, किस बिंदु पे कौन से नीति लागू करने हैं। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग नीति निर्धारण में भी काफ़ी सहायक होता है।
तो ये जो हमने पॉइंट देखा ये एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर। अब हम लोग इसका अन्य जो एडवांटेज है अलग अलग लोगों के लिए वो भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज प्रोड्यूसर के लिए देखा था, उत्पादकों के लिए देखा था। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज टू द एम्प्लॉय, श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए क्या इसका एडवांटेज होगा, क्या इसका उपयोगिता होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन पे नियंत्रण रखते हैं, साथ ही साथ वे लेबर पे या एम्प्लॉय के कार्यों पर भी नियंत्रण रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन से कर्मचारी कितने कुशल हैं, कितने दक्ष हैं अपने कार्यों में। साथ ही साथ इसमें ये गणना हो पाता है, ये कैलकुलेशन हो पाता है कि कर्मचारियों के कार्य प्रोडक्शन के प्रति कितना परफेक्ट है, जिससे उनके श्रम जो है वो निर्धारित होता है। उनका जो रिटर्न है एम्प्लॉय का, जो उनका सैलरी है जो वो प्राप्त करते हैं, वो भी निर्धारित हो पाता है और उनके कार्य कुशलता के अनुरूप उनको उनका पारितोषिक दिया जाता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग से उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाए तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय, कौन से कर्मचारी अपने कार्यों को कितने कुशल ढंग से कर रहे हैं और वो उस कार्य में कितने दक्ष है। उस परिस्थिति में हम उनका जो सैलरी है, उनका जो प्रत्याय है, उसका निर्धारण सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कर्मचारियों के लिए एक इम्पोर्टेंस है, एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है कि हम ये जान पाते हैं कि कर्मचारी अपने कार्य को कितने कुशलता से कर रहे हैं और उसके अनुसार उनका पारिश्रमिक, उनका पारितोषिक कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उनको प्राप्त होता है। तो ये कर्मचारियों के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्व है। दोस्तों नेक्स्ट है एडवांटेज टू द इन्वेस्टर, विनियोजकों को लाभ। दोस्तों कोई भी जो विनियोजक है, जो इन्वेस्टर है, वो वैसे फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो फर्म लाभ अर्जित कर रहा हो, जहां उनका उनके इन्वेस्ट पर रिटर्न अधिक प्राप्त हो सके। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के एनालिसिस से पता चलता है कि कौन सा फर्म अच्छा लाभ गेन कर सकता है और किसमें इन्वेस्ट किया जाए जिससे रेट ऑफ रिटर्न हमको अधिक प्राप्त हो। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिलता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, विनियोजकों के लिए, ताकि वो अच्छे फर्मों में, लाभप्रद फर्मों में, लाभप्रद प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको रेट ऑफ रिटर्न अधिक प्राप्त होता है। अगर वो इस पॉइंट पे वर्क नहीं करेंगे, किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है उनका धन डूब जाए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्ट का एक सिक्योरिटी चाहता है और वो सेटिस्फैक्शन भी चाहता है कि उनका जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है वो लॉस में नहीं जाए, डाउनफॉल में नहीं जाए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम जानकारी कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को लाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से जो उत्पादन क्षमता है उसे बनाए रखने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से मशीनरीज का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्टिंग जो है उसका, किसी भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट अमाउंट है वो नियंत्रित रखा जाता है, जिससे कॉस्टिंग कंट्रोल में रहता है, कम लागत होता है, जिससे प्रोडक्शन अधिक होता है और प्रोडक्शन अधिक होता है तो उस पर तो प्रोडक्शन अधिक होता है और कॉस्ट भी कम लगता है, जिससे किसी भी उत्पादन का मूल्य नियंत्रित रहता है, अर्थात विक्रय मूल्य कम रहता है। तो ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको उचित दर पे और एक अच्छे किस्म का वस्तु प्राप्त हो जाता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस रहा कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है एडवांटेज टू द नेशन एंड सोसाइटी, राष्ट्र व समाज को लाभ। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी देश का आर्थिक गतिविधि वहाँ के प्रोडक्शन पे निर्भर करता है और देश जो भी है वो अपने यहाँ बजट इस तरह से बनाते हैं कि वो। दोस्तों नेक्स्ट है एडवांटेज टू द नेशन एंड सोसाइटी, राष्ट्र व समाज को लाभ। हम जानते हैं कि कोई भी देश वहाँ उद्योग धंधे से
प्राप्त जो उनका इनकम होता है, उनका जो टैक्स से प्राप्त इनकम होता है, उस पे उनका सारा गतिविधि टिका होता है। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ये डिसाइड करते हैं कि किस उद्योग को सरकारी अनुदान देना है, किस उद्योग को छूट देना है, किस उद्योग को छूट नहीं देना है। ये सारे नीति निर्धारण कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश कॉस्ट अकाउंटिंग के एनालिसिस से ही कर पाते हैं। दोस्तों, सभी देश अपने यहाँ अलग अलग उद्योगों के लिए, अलग अलग तरह के कार्यों के लिए बजट का निर्माण करते हैं। तो वो बजट में इस तरह का पॉलिसी कहाँ से डालेंगे, कैसे उसका पॉलिसी डिटर्मिनेशन करेंगे, निर्धारण करेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के एनालिसिस से ही वो जान पाते हैं कि कौन से उद्योग सरकारी अनुदान के लायक है, किस उद्योग को किस स्तर तक छूट दिया जाना चाहिए। तो इससे तो कॉस्ट अकाउंटिंग से नेशन को काफ़ी लाभ होता है, सोसाइटी को भी काफ़ी लाभ होता है। तो ये रहा एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने इस माध्यम से ये समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों उपयोगी है और इसका लाभ किन किन को किस रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो कृपया नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपके एग्जाम का प्रॉपरली तैयारी हो सके। आप निश्चिंत रहें, आप अगर इस चैनल पे अपने क्लास के मटेरियल को देखते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक छूट नहीं सकता है, आपका तैयारी प्रॉपरली ढंग से हो सकता है। हाँ, लेकिन आपको क्रम से वीडियोज को देखना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, सभी प्रकार के व्यवसाय, उद्योग अलग अलग प्रकृति के होते हैं, उनका अलग अलग नेचर होता है। वो अलग अलग उत्पादन में, अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से उनका लेखा भी उनके प्रकृति के अनुसार, उनके उत्पादन के अनुसार, उनके आकार के अनुसार, उनके व्यवसाय के अनुसार अलग अलग रखा जाता है। इस परिस्थिति में कॉस्टिंग मेथड भी सभी व्यवसाय का उनके प्रकृति, उनके आकार, उनके व्यापार के अनुरूप अलग अलग होता है। तो इस परिस्थिति में यह समझ लेना जरूरी है कि हमारा जो कॉस्टिंग प्रोसेस है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग है, वो कितने मेथड का हो सकता है। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में देखेंगे सिर्फ मेथड, और नेक्स्ट चैप्टर में जब आ जाएंगे तो इस सभी मेथड का डीपली पढ़ेंगे और इसका कैलकुलेशन भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमको किस किस तरह के कॉस्टिंग मेथड को देखना है, किस किस तरह के कॉस्टिंग मेथड होते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ देख सकते हैं आप, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धति। यह एक कॉस्टिंग मेथड होगा। दूसरा होगा जॉब कॉस्टिंग मेथड, उप कार्य लागत पद्धति। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, प्रक्रिया लागत पद्धति। फिर होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, संचालन लागत पद्धति। ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, परिचालन लागत पद्धति। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड, विभागीय लागत पद्धति। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, बहुसंख्यक लागत पद्धति। बैच कॉस्टिंग मेथड, समूह लागत पद्धति। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड, समान लागत पद्धति। टारगेट कॉस्टिंग मेथड, लक्ष्य लागत पद्धति। नेक्स्ट होगा कॉस्ट प्लस मेथड, लागत योग्य पद्धति। और फिर नेक्स्ट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, सीमांत लागत पद्धति। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड। दोस्तों, ये जो कॉस्टिंग मेथड है, ये मैंने पहले ही बताया है कि ये उद्योग के या व्यापार के उत्पादन के कैटेगरिया पे डिपेंड करता है, उनके आकार पे डिपेंड करता है और उनके व्यवसाय पे डिपेंड करता है। जो जिस तरह का व्यवसाय होगा उस तरह का उनका कॉस्टिंग मेथड भी होगा। तो ये हम लोगों ने जो कॉस्टिंग मेथड अभी देखा है, इसका नेक्स्ट चैप्टर में हमको डिटेल्स में पढ़ना है और इसके कॉस्टिंग अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है ये भी सीखना है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो दोस्तों, यहाँ आज आपका बीकॉम पार्ट 3 का चैप्टर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे और ये जितने तरह के आप कॉस्टिंग मेथड देखे हैं, इन सभी को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके लिए हमारे जितने भी चैप्टर 1 का वीडियो होगा वो हेल्पफुल होगा और आप नोट्स बनाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं और हमें विश्वास भी है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और किसी भी तरह का प्रश्न हो मन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।